चलिए बेटा आगे चलते हैं। जिस तरह के हम सवाल कर रहे थे उस तरह कुछ एक सवाल अपन और करते हैं। हालांकि ये इस तरह के सवाल काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स है ना हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सीखते हैं, उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाना भी सीखते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाना भी सीखते हैं और फाइनली हम उस पर किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन लगाकर उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो हैं। तो चलिए आराम से सुनिएगा। एक सवाल और है, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये वायर है, ये रेल है एक तरह से बड़ा, ये रेल ये सब फिक्स है, ये मूव नहीं करेंगे। ठीक, पूरे रीजन के अंदर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ा है और यहाँ पर एक रॉड है ऐसे, m मास की n लेंथ की रॉड है। सिस्टम में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो सिस्टम में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होता ही है, बट सवाल में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको कि सिस्टम में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल तो तुम जानते हो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस होगा, रोड में भी होगा, इन तारों में भी होगा, हर जगह होगा, लेकिन हमने रेजिस्टेंस नहीं माना। रेजिस्टेंस मानने से हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना देंगे लेकिन उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग बिना रेजिस्टेंस के कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट है इस तरह का। ठीक है बच्चों, इस अरेंजमेंट में ये जो रॉड है, इस रॉड पर मैंने सामने की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया F और ये फोर्स कांस्टेंट है। शुरुआत में जो रॉड है वो इनिशियली रेस्ट पे है, हमेशा रेस्ट पे नहीं है, इनिशियली रेस्ट पे। ठीक, अब अगेन मैं सारे के सारे सवाल आपको सीक्वेंस में लिखाऊंगा, आपको सीक्वेंस में ही ट्राई करना है। मैं एग्जैक्टली अगर आपसे लास्ट वाला सवाल पूछूंगा तो बन नहीं पाएगा, आराम आराम से करना, जो कहूँ सिर्फ उतना ही करना। ये कहानी है t = 0 की और मैं पूछ रहा हूँ एट एनी टाइम t। पहला सवाल, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का बड़ा अर्थ जानते हो? इसका अर्थ है कि इस रॉड को तो हम ऑफ कोर्स एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, उसका ईएमएफ लिखो और उसके बाद जो सर्किट डायग्राम है वो दिखाओ। दूसरा सवाल, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड। देखो भाई ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन रॉड मूविंग है। रॉड जो है वो ऐसे मूव कर रही है, सामने की तरफ आपने F फोर्स लगा दिया है, नीचे की तरफ mg और रेल ने जो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाए वो बैलेंस कर रहे होंगे, लेकिन सामने की तरफ F फोर्स है। हो सकता है कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो, वो सारे के सारे नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन लिखना। थर्ड, उस इक्वेशन को सॉल्व करना एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड। और रॉड की वेलोसिटी बताओ किसी भी टाइम t पर। फोर्थ क्वेश्चन, करंट इन सर्किट या फिर चार्ज ऑन कैपेसिटर। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा वो बताओ। ये दोनों एक साथ ही आएंगे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। फिफ्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? t = 0 पर तो बड़ा रॉड यहाँ पर है, मैं इसको एक बार के लिए x = 0 मान लेता हूँ। किसी भी t टाइम बाद रॉड कितना चल रही, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कुछ भी नहीं कर रखा तो हम मानते हैं कि जो कैपेसिटर है वो आपका इनिशियली अनचार्ज्ड है।
मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ ये वाली बात कि अगर कैपेसिटर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो आप उसको इनिशियली अनचार्ज्ड ही माने। हालांकि चलो मैंने सवाल के अंदर लिख भी दिया है तो अच्छी बात है। चलिए बेटा, किसी भी टाइम टी पर सर्किट डायग्राम अभी बनाते हैं। किसी भी टी टाइम बाद आपकी रॉड यहां नहीं होगी, किसी भी टी टाइम बाद रॉड जो होगी वो यहां होगी और उसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी होगी v। ऑफ कोर्स रॉड के पास वेलोसिटी v है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, तो ये रॉड पक्की बात है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट कर रही है तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वेलोसिटी ऐसे है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ इंड्यूस आना चाहिए वीबीएल। हायर पोटेंशियल किस तरफ, लोअर पोटेंशियल किस तरफ, तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी अगर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो वी की तरफ हाथ ले जाओ, बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया ऐसे, तो ऑफ कोर्स ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल एंड दिस ईएमएफ इज ऑफ कोर्स वीबीएल। अगर रॉड का कोई रेजिस्टेंस होता तो उसे मैं दिखाता, लेकिन जानबूझ के सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि कहीं किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और कहीं किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं एक बात बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि किसी भी टाइम पर अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ का पोटेंशियल ऑफ कोर्स E होगा, यहाँ का पोटेंशियल E होगा, रेजिस्टेंस तो है नहीं तो यहाँ का पोटेंशियल भी E होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, रेजिस्टेंस तो है नहीं तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। इस कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है E, इसलिए चार्ज आ जाएगा EC। तो ये हायर पोटेंशियल तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल तो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव। इस चार्ज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं EC, इस चार्ज को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं माइनस EC। अरे E की तो वैल्यू में पता है, E की वैल्यू मुझे पता है VBLC, यहाँ पर चार्ज ऑफ कोर्स माइनस VBLC। हालांकि कभी कैपेसिटर पर अगर चार्ज पूछते हैं तो हम ऑफ कोर्स पॉजिटिव वाला चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव वाला नहीं बोलते। ठीक है, हमने पहला काम तो कर दिया, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। बढ़िया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोगों ने बना दिया। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द रॉड बनाएंगे। रॉड पर नीचे की तरफ mg है और रेल्स ने ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा दी हो तो बैलेंस हो गया। सामने की तरफ F है, F के अलावा एक फोर्स और है। आप बोलोगे ऑफ कोर्स, हम देखें तो यहाँ पर चार्ज Q है, हम जानते हैं कि ये V लगातार टाइम के साथ चेंज होगा। ऑफ कोर्स रॉड की वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ चेंज होगी। अगर रॉड की वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ चेंज होगी तो ऑफ कोर्स ये चार्ज भी लगातार चेंज होगा, और चार्ज अगर लगातार चेंज होगा तो पक्की बात है कि यहाँ कोई ना कोई करंट तो आएगा। अगर करंट नहीं आ रहा होता तो यहाँ पर चार्ज कहाँ से आता, क्योंकि शुरुआत में चार्ज 0 था और अब चार्ज है तो पक्की बात है कोई ना कोई करंट तो है। तो इस तरह से जरूर कोई ना कोई करंट आ रहा होगा, ऐसे कोई ना कोई करंट आ रहा होगा। I is the rate at which Q is increasing। तुम बड़े आराम से एक बात बोल सकता हूं कि ऑफ कोर्स I is equals to dq by dt, that is d by dt of charge, charge is VBLC। इसमें से आप चाहो तो B को बाहर, L को बाहर, C को बाहर। इनको बाहर क्यों? मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, लेंथ फिक्स, कैपेसिटेंस फिक्स, सॉरी कैपेसिटेंस फिक्स, हाँ, सिर्फ और सिर्फ V का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dV by dt। दिस इज योर करंट। कभी किसी टाइम पर चाहिए तो हम इसको यूज कर लेंगे। हाँ बेटा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द रॉड। रॉड को देखो तो सामने की तरफ आपने फोर्स लगा रखा है F, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90, तो फोर्स आएगा ILB। अदरवाइज फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आई रियली होप आपको याद होगा। डायरेक्शन क्या होगी? L वेक्टर ऐसे, B वेक्टर ऐसे। L वेक्टर की तरफ हाथ ले गए, B वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो ऑफ कोर्स फोर्स आएगा पीछे की तरफ और इस फोर्स की वैल्यू आएगी ILB। सामने की तरफ जो नेट फोर्स आ गया दैट इज दिस माइनस दिस, और हम कह सकते हैं कि F माइनस ILB is equals to mass into acceleration. Acceleration is of course dV by dt.
बेटा यहाँ से आई उठा के यहाँ रखना, ज़रा देखना क्या आ गया मेरे पास, एफ माइनस आई को हमने लिख दिया बी एल सी, बेटा वो बी एल तो पहले से था, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स डी वी बाई डी टी, और f की वैल्यू मेरे पास आ गई है m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू डी वी बाई डी टी। देखिए बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। हालांकि हमसे एक्सेलरेशन पूछा तो नहीं, पूछी तो हमसे वेलोसिटी, लेकिन ज़रा देखो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट आ गया, एफ भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ रोड भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, और अगर हमारा एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आ गया है तो लास्ट वाले सवालों की तरह हमें इस बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कांस्टेंट ना आता सवाल तो हम तब भी कर लेते, लेकिन अब हमें फिलहाल इस टाइम पर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम तो ऐसे चल जाएगा। अब कोई मुझसे पूछ ले, बताओ किसी भी टाइम पर रोड की वेलोसिटी क्या होगी? वेरी सिंपल, किसी भी टाइम पर रोड की वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी रोड की कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है एफ अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। ये लीजिए किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी है। सर किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा और चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? कर लेंगे, करंट भी कर लेंगे और चार्ज ऑन कैपेसिटर भी कर लेंगे। अगर आपको किसी भी टाइम पर अगर करंट निकालना है तो आप कह सकते हो कि करंट इज बेसिकली, कहाँ लिखो बेटा, यहां लिख दूं, हाँ। अगर कोई पूछे किसी टाइम पर करंट कितना है, करंट इज ऑफ कोर्स बी एल सी इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी में पहले से पता है, दैट इज एफ अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। लीजिए बेटा आपका तो करंट भी कांस्टेंट है, आपका तो करंट भी कांस्टेंट है, ये आपका बेटा करंट है। फेयर इनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सिर्फ किसी भी टाइम पर इस रोड का आखिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, पूछ रखा है मुझसे किसी सवाल के अंदर। अच्छा बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर भी पूछा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर वेरी इजी, कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा? वैसे तो आप कहोगे कि सर कैपेसिटर पर चार्ज आना चाहिए Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यही डेफिनेशन होता है बेटा चार्ज का। तो लेकिन आप बोलो सर करंट तो कांस्टेंट है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि दैट इज करंट इनटू टाइम, तो दैट कम्स आउट बी बी एल सी एफ इंटू टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। किसी भी टाइम पर आपका चार्ज ये रहा। फिर ना लास्ट काम, हाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि रोड का डिस्प्लेसमेंट क्या है। रोड का डिस्प्लेसमेंट वैसे तो ये जो वेलोसिटी है इसको dx बाई dt लिख दो, dt को ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर इंटीग्रेट करने की कहाँ ज़रूरत है? हम तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो शायद हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, दिस द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बड़ा वो इस तरह से आ जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आ जाएगा। आई होप बेटा इस बात को आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा गुड, ये हमारा सवाल था। ऐसा ही सवाल बेटा आपकी शीट के अंदर भी होगा, HCV के अंदर भी होगा, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सवाल होगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा। मैं उस सवाल को स्टेट कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ना ऐसा होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। ऐसा होगा मतलब सवाल विल बी लाइक दिस कि यहाँ कहीं आपके पास कोई ना कोई कैपेसिटर लगा होगा अनचार्ज्ड, इस तरह से वर्टिकल प्लेन होगा और इस वर्टिकल प्लेन के अंदर
ऐसे हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड होगी B यूनिफॉर्म, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C होगा, ये रॉड होगी जिसका मास M होगा, लेंथ L होगी, रेल्स बेटा आपकी ऑफ कोर्स फिक्स होंगी और t इज इक्वल्स टू 0 पर आप इसको रॉड को रिलीज कर दोगे। ये वर्टिकल प्लेन में पड़ा होगा तो ऑफ कोर्स इस रॉड पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। बस पिछले सवाल में जो मैंने आपको कराया है और ये जो सवाल है इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई खास बड़ा। उस वाले केस में मैंने जो आपको कराया उसमें आपका mg और नॉर्मल तो कैंसिल हो गए थे और सामने की तरफ F फोर्स था। इस केस में सारा अरेंजमेंट वर्टिकल प्लेन में पड़ा है, वर्टिकल प्लेन में पड़ा है तो नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो उस केस में F जो था वो उस रॉड को भगा रहा था, इस बार कौन भगा रहा है? mg भगा रहा है। तो जहाँ जहाँ F लिखा है वहाँ वहाँ आप mg लिख दो तो आपके सारे आंसर वापस से आ सकते हैं। लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको तो पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मैंने सवाल करना सिखाई दिया है तो ऐसे नहीं कि आप F की जगह mg लिख के आंसर निकाल दोगे, आप इसको पूरा बढ़िया से वापस से सॉल्व कर लेना। ये सवाल शीट में भी होगा, ये सवाल बेटा HCV के अंदर भी होगा, हर जगह मिलेगा। सवाल वही जो मैंने आपको लिखा रखे हैं, किसी भी टाइम टी पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ, है ना, वेलोसिटी निकालो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ, सारे काम करो। ठीक है, तो मैंने सवाल के अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया और इस केस में mg लग गया। बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम है, आंसर्स मैच करा लेना। जहाँ पर मैंने F लिखा है वहाँ पर आपका mg आना चाहिए, बाकी सारा आपका आंसर बिल्कुल वैसे के वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं। कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट सवाल है बट अपन सीखेंगे, उससे बातें तो सीखेंगे बेटा, है ना। उसमें जो कोई बात ऐसी होगी जो हमारे सीखने लायक होगी, हमारे काम आएगी। चलिए, कैलकुलेशन वाइज टफ सवाल है, सुनिएगा। फिक्स्ड रेल, सारा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B, ये यूनिफॉर्म है, यहां कहीं रेजिस्टेंस है R और यहां कहीं कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। जिसका कैपेसिटेंस है C और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं कि ना हर तार में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, बट हमें मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है इस तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ एक रॉड है, ले बेटा दोनों रेल्स के ऊपर पड़ी है, m मास की n लेंथ की रॉड है, इसके पास भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये t इज इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पड़ी है और ये रॉड यहाँ पर रेस्ट पर है। मैंने इस रॉड पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया है F। F फोर्स मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है और ये फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स है। T इज इक्वल्स टू 0 पर रॉड बेटा आपकी रेस्ट पे थी और ऐसा अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए मेरे पास थोड़ा वही सवाल वापस से, है ना, मेरे पास कोई नया सवाल तो है नहीं, लेकिन चलिए फिर से लिख लीजिए। एट एनी टाइम t, इसी सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस को कूदना मत, सीधे आखिरी वाले सवाल में मत जाना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना। ठीक है, एट एनी टाइम t, पहला सवाल, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ। दूसरा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द रॉड, बेटा रॉड पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ, उस इक्वेशन को सॉल्व करो एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड ऑफ कोर्स एट एनी टाइम t। एक बार अगर रॉड की वेलोसिटी आ गई तो यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है, यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, ये सारे काम तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ रॉड की वेलोसिटी निकालनी है किसी भी टाइम t पर। वो अगर काम हो गया
तुम्हारा काम सारा का सारा चल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों करें। किसी भी टाइम टी पर ये रॉड यहां नहीं होगा बच्चों, किसी भी टाइम टी पर लेट से रॉड यहां गई, और जिस टाइम पर ये रॉड यहां गई है उस टाइम पर इसकी मैंने वेलोसिटी मान ली है v। ऑफ कोर्स रॉड जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे, तो रॉड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है, और रॉड अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट कर रही है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगा। आप कह सकते हो कि सर वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो आएगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हम जानते हैं, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी की तरफ हाथ ले गए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां कर के अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल, नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल, दिस ईएमएफ विल बी ऑफ कोर्स वीबीएल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने लगभग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम तो बना दिया है। मान लेते हैं कि इधर से करंट गया I1 और इधर करंट गया I2। अब सुनिएगा, इस I1 करंट जाने के कारण इस वाली प्लेट पे चार्ज आएगा Q, इस I1 करंट के यहां जाने के कारण यहां पर करंट आएगा -Q। ये I2 करंट यूं गया, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, ऑफ कोर्स यहां से आएगा I1 प्लस I2, जिसे मैं एक बार के लिए I लिख देता हूं। ठीक है, अब छोटी मोटी बातें सुनना। यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल E, यहां का 0 तो यहां का 0, यहां का E तो यहां का E। इस कैपेसिटर के आजू बाजू मुझे पोटेंशियल पता है, कितना पता है? E। पोटेंशियल डिफरेंस अगर E है तो इस चार्ज की वैल्यू होगी EC। E की वैल्यू है VBL इंटू C। अगर मुझे I1 लिखना है दैट इज ऑफ कोर्स dq by dt, दैट इज B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, C कांस्टेंट और V का डिफरेंशिएशन dV by dt। फेयर एनफ। अब इधर कैपेसिटर पर चार्ज लिखने के लिए हमें उसके आजू बाजू पोटेंशियल लिखना पड़ता था, और चार्ज को डिफरेंशिएट करके हम लोग करंट निकालते थे, यही तरीका होता था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज लिखने के लिए हम लोग कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल लिखते थे। हमने लिखा भी, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल E, तो कैपेसिटर पर चार्ज मेरे बच्चों कितना आया? EC। फिर हमने उस उसी EC को डिफरेंशिएट करके करंट निकाल लिया। सो इजी, कोई बहुत भारी काम नहीं था। इसी तरह से रेजिस्टेंस में करंट निकालना तो और आसान है। यहाँ का पोटेंशियल अगर E तो यहाँ का पोटेंशियल भी E, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0। करंट आएगा ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रेजिस्टेंस में, और उस करंट की वैल्यू होगी E माइनस 0 अपॉन R। तो ये जो I2 है ये तो लिखना और आसान है, ये जो I2 है ये लिखना तो और आसान है, दैट इज ऑफ कोर्स E बाई R या फिर VBL अपॉन R। ठीक है बच्चों, हमने पहला काम तो कर लिया कि ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, डन, पहला काम डन। दूसरा, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द रॉड। देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये रॉड इस तरह से आगे जा रही है तो नीचे mg लग रहा होगा, रॉड पर ये जो रेल्स होंगी ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहे होंगे, वो नॉर्मल और mg हो गए बैलेंस। अब कौन से फोर्स हैं इस रॉड पर? ऑब्वियस बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F आगे लग रहा है, साथ में एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा? अगर इस तार में, इस रॉड में करंट I है, वी नो दैट I इज बेसिकली I1 प्लस I2,
दिस करंट I इज बेसिकली I1 प्लस I2। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स आएगा L क्रॉस B की तरफ। L वेक्टर की डायरेक्शन करंट की तरफ होती है, B ऐसे, L क्रॉस B, फोर्स आ गया पीछे की तरफ। इस फोर्स का हमें फॉर्मूला भी पता है, I इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री। सामने की तरफ मैं कहूं बेटा कितना फोर्स है, तो आप बोलो सर फोर्स है F माइनस ILB एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F माइनस I को मैं लिख सकता हूं ऑफ कोर्स I1 प्लस I2 LB शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बढ़िया बेटा, I1 I2 लिखना, F माइनस I1 LB, I1 LB लिखूंगा, लो बेटा, माइनस I2 LB, लो बेटा, मैंने वो जो I1 और I2 थी ना, उनकी वैल्यूज रख दी ऊपर से उठा के, दिख तो रहा है? ठीक है। ऐसा करते ही मेरे पास इक्वेशन आ गई है, बड़ा देखना क्या आ गई है, F माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R इंटू V इज इक्वल्स टू M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C dV बाई dt। बेटा देखना मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, F माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी, एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ये dV है, ऊपर आना चाहिए, dt है, ऊपर आना चाहिए, dV के साथ v की टर्म आनी चाहिए। तो एक काम करो, इसको उठाओ और नीचे ले आओ। बहुत आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमसे बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। मुझे थोड़ी जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए यार। चलिए करें सॉल्व। हमारे पास आ गई dt ऊपर, dv तो पहले से ही ऊपर है, dv के साथ v की टर्म आनी चाहिए, तो v को नीचे ले आते हैं। v को नीचे लेके आ गया तो मेरे पास आ गया f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटीग्रेट, बढ़ाइए m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेट। शुरुआत में जब टाइम 0 था तो बड़ा मेरे ख्याल से आपका जो रॉड था वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी भी टाइम t पर लेट्स से द वेलोसिटी इज v। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आ गया t, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आएगा m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये तो बड़ा कांस्टेंट था, dv अपॉन समथिंग v, बड़ा हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आपको आता ही है। जो v का कॉफिशिएंट है कौन, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, उससे कर दो डिवाइड, इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। बड़ा v को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से v तक। इन सारे टर्म्स को इधर ले जाओ तो मेरे पास आएगा लॉग ऑफ एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर अपॉन एफ। बेटा एक बार v को v रखा, एक बार v को 0 रखा, v को 0 रखा तो यूएल टर्म तो गायब हो गई, सिर्फ और सिर्फ f बचा। और बेटा मैंने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो मैंने ये एक स्टेप पढ़ा दिया, चलेगा ना? काफ़ी बार मैंने ये वाला स्टेप यूज़ कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप हैबिचुअल हो चुके हो। दैट इज माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 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 बेटा m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। अरे बेटा ये r जो था ना, ये ऐसे मल्टीप्लाइड था, c से मल्टीप्लाइड नहीं था, पूरे से मल्टीप्लाइड था। चलिए बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया।
इसको बेटा मैं उधर लेके गया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू आर। और इससे बेटा मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई बेटा, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू आर। किसी भी टाइम पर बेटा आपकी जो रॉड होगी उसकी वेलोसिटी ये होगी, किसी भी टाइम पर बेटा वेलोसिटी। आप देख पा रहे हैं इस बात को, बेटा ये वेलोसिटी लगातार इस तरह से इंक्रीजिंग है। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी आपके पास एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई हमसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेगा तो t इज इक्वल्स टू 0 पर ऑफ कोर्स आपकी वेलोसिटी 0 थी और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ये वाली टर्म तो गायब हो गई और आपके पास बड़ा वेलोसिटी आ गई है एफ आर अपॉन बी स्क्वायर स्क्वायर एंड द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसा आपका ग्राफ आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। हम तो किसी भी टाइम टी पर रॉड का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। इस v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। सर पिछले वाले सवाल में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी थी, बट पिछले वाले सवाल में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया था, इसलिए आप लोगों ने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते। इस बार बेटा ऐसी बात नहीं है, इस बार आपको तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, बट इंटीग्रेशन इज नॉट दैट टफ, है ना, कोई बहुत इतनी हाई फाई मैथमेटिक्स तो है नहीं। इससे बेटर मैथमेटिक्स तो ऑफकोर्स आप लोग बेटा मैथमेटिक्स से पढ़ते ही है ना। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है। चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, इसी वेलोसिटी को आप लिख सकते हो dx बाई dt, हो जाएगा काम। ठीक है, मैंने और क्या पूछा, मैंने इतना ही पूछा था, मैंने पूछा तो इतना ही था, लेकिन मैं आपसे और बातें भी पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बताओ इस तार में किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा, तो आप बोलोगे सर इस तार पर किसी भी टाइम पर करंट होगा I2 और उसकी वैल्यू होगी VBL अपॉन R। V आप निकाल चुके हो तो ऑफकोर्स आप किसी भी टाइम पर I2 भी लिख सकते हो। तो जब हमें एक बार V पता लग गया, रियल से हैं, हमें उनमें इतना जोर नहीं आता। जैसे कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R में से किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा, तो मैं कहूंगा बेटा दैट इज I2 एंड I2 इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्वियसली VBL अपॉन R। ठीक है बच्चों, मैं इसको बेटा अगर मैं V को बेटा यहाँ पर रखूँगा तो BL बेटा एक तो कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, F अपॉन BL 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन M प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी होल मल्टीप्लाइड विद R। किसी भी टाइम पर आपका जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट इस तरह से गुजरेगा। अगर कोई मुझसे फिर से पूछ ले कि सर रेजिस्टेंस में जो करंट है वो वर्सेस रेजिस्टेंस आप प्लॉट कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ बेटा अभी भी आपको सिखाया था कैसा कैसा होगा, और काफ़ी टाइम बाद आपका जो करंट है बेटा उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते F अपॉन BL हो जाएगी। होने भी चाहिए थी बेटा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आपकी इस रोड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो EMF कांस्टेंट हो जाएगा, EMF कांस्टेंट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस में तो ऑफ कोर्स आपका करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आराम से आप कह सकते हो इस बात को। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर कैपेसिटर में क्या होगा, बेटा कैपेसिटर में जो करंट है वो भी हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटर वाले जो सर्किट है उसमें क्या करंट है वो भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटर पर चार्ज भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर,
किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो ऑफ कोर्स चार्ज ऑन कैपेसिटर इज EC, EC इज ऑफ कोर्स VBLC। बेटा देखना VBLC अगर मैं करूँगा तो बेटा मेरे पास आएगा दैट इज FRC। बेटा BL एक तो गायब हो जाएगा इंटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T ये आपका बेटा किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज है। कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये वाला करंट कितना है, ये जो करंट है ये वाला करंट कितना है, इस राइट साइड वाले सर्किट में करंट कितना है, तो उसके लिए मैं कह दूंगा बेटा दैट इज ऑफ कोर्स I1 एंड I1 इज ऑब्वियसली dq बाई dt। तो जो q निकाल रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दो, अभी कर देते हैं डिफरेंशिएट। F बाहर, R बाहर, C बाहर, नीचे आपका BL भी बाहर। 1 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0 माइनस ई रेज़ टू पावर, बड़ा ये t का जो कोफिशिएंट है नीचे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस आ जाएगा। t का कोफिशिएंट क्या है B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू R इंटू ई रेज़ टू पावर, वही बेटा वापस से माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू टी अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू R। किसी भी टाइम पर आपके इस राइट साइड वाले सर्किट में ये आपका करंट है। मैं एक बार इस करंट को और अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। बेटा देखना कुछ कैंसिल हुआ तो ये BL कैंसिल होगा, R से बेटा आपको ऑफ कोर्स R कैंसिल होगा, और I1 की वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी दैट इज FC BL अपॉन M प्लस चलिए बेटा इंटू e रेज़ टू पावर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर T अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C। ये हमारा I1 है। अच्छा, तो किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर कितना करंट होगा ये भी हम लिख सकते हैं, और किसी भी टाइम पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट है वो भी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये जो करंट है ये आप देख पा रहे हो कि एक्सपोनेंशियली घट रहा है। सो I1 वर्सेस टाइम अगर कोई मुझसे ग्राफ पूछ लेगा तो मैं ये कहूँगा कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर तो आपके करंट की वैल्यू है FCBL अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C, और लगातार ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। अच्छी बात है बेटा, अगर एक्सपोनेंशियल लगातार डिक्रीज हो रही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम बाद इस सर्किट में जो करंट गुजरेगा वो तो 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जिस तरह से सवाल किया है उससे हम जानते हैं इस बात को कि रॉड की वेलोसिटी लगातार बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। जब रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा। जब ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाएगा, और चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा क्या अर्थ है कि कैपेसिटर पर कोई करंट नहीं आ रहा। तो ऑफकोर्स आपका जो करंट है I1 वो कभी ना कभी जाके इस तरह से 0 तो होना ही था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, हमने खूब बढ़िया बड़े बड़े सवाल किए, और मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के टफ सवाल करा कर मैं आपको बहुत सारी बातें तो सिखा ही रहा हूँ, लेकिन इन सब बातों को तुम सीख तभी पाओगे कि मतलब जिस लेवल का मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो वो तुम तभी सीख पाओगे जब तुम सवाल मेरे साथ साथ करो। ठीक है, इसको एज ए मूवी देखोगे तो बेटा ठीक है इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन खुद साथ साथ करोगे तो लगेगा कि हाँ यार, और कहीं अटक गए तो ठीक है देख लिया तो बड़ा अच्छा लगता है उससे ना, फिर तो इंसान बिल्कुल सब सीख जाता है। अरे यार कोई बालक अगर इस लेवल का सवाल कर पा रहा तो सोचो उसे कितना कुछ आता है।
उसे है ना न्यूटन्स लॉ लगाना आता है, उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना आता है, उसे सर्किट डायग्राम सॉल्व करना आता है, कैपेसिटर पर चार्ज कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस में से करंट कैसे लिखते हैं, वो सारे काम आते हैं। और फाइनली सबसे टफ काम बेटा कौन सा, उसे मैथमेटिक्स लगानी आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो कोई बच्चा अगर इस तरह का सवाल कर पा रहा है, इस लेवल का अगर सवाल कर पा रहा है, इट मीन्स दैट ही नोज ऑल काइंड ऑफ फिजिक्स। और कई बार तुम में से लोग पूछ लेते हैं कि सर कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। यार ये रिविजन ही तो है, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी रिवीजन हो रहा है, इसके अंदर ऑफ कोर्स कैपेसिटर चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है, हल्का फुल्का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है, और जो हमने अभी अभी इन दिनों जो मोशनल ईएमएफ वगैरह पढ़ रहे हैं वो तो हम ऑफ कोर्स पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह के सवालों के अंदर तो सारा रायता आ गया। इस तरह का सवाल अगर कोई बच्चा कर पा रहा है तो उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि सर हो गया रिवीजन मेरा, तो और क्या करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर इतने टफ इक्वेशन नहीं आते जितनी टफ इक्वेशन हम आज बना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर तो सीधा F = m में आता था और अक्सर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आता था, यहाँ पर एक्सेलरेशन अक्सर वेरिएबल आ रहा है। तो अगर हम आज ही वाले सवाल कर पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं होंगे हमसे। कोई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवाल IIT JEE एडवांस थोड़ी पूछती है। हाँ ये ज़रूर है कि है ना हर दूसरे चैप्टर के अंदर, हर दूसरे सवाल के अंदर IIT JEE एडवांस का कोई भी सवाल ऐसा होगा जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग ज़रूर रहा होगा, चाहे वो सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हो, चाहे वो सरफेस टेंशन का हो, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स का हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो हर जगह लगता है। तो ये रिवीजन करने का मुझे बेस्ट तरीका लगता है कि तुम लोग भी इस तरह से बड़े आराम से रिवीजन कर सकते हो, नॉट ए बिग टास्क है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और करते हैं यार सवाल है ना, और इस बार सवाल करते हैं रोटेशनल का, रोटेशनल मोशन का सवाल करते हैं, ठीक है। और अच्छा लगेगा आगे है ना, मुझे लगता नहीं कि आप फंसोगे उसके अंदर। तो एक रोटेशनल मोशन का सवाल करते हैं। सवाल के अंदर बाकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ना वो तो जो अपन को आती है ना उससे काम बन जाएगा, तुम उसकी भी चिंता मत करना। चलिए बच्चों एक सवाल, हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप, कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका, पूरे रीजन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ये सारा का सारा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है ऐसे, ठीक। बीचों बीच बड़ा आपके पास हिंज है ऐसे, ठीक है। और ये आपके पास एक रॉड है यार, एक मिनट, बड़ा आपके पास ऐसे एक रॉड है। हालांकि ये हल्का फुल्का सर्किट डायग्राम देखकर आपको याद तो आया होगा कि हमने कभी न कभी इस तरह का सर्किट डायग्राम क्लास में बनाया तो है ना। तो उस टाइम अपने कुछ और बातें नहीं की थी, उस टाइम तो ऐसे बड़ा कितना ईएमएफ होगा, कितना करंट होगा, ऐसी बातें करके अपन ने छोड़ दिया था। और अब तो हम इतने वेल इक्विप्ड हो गए हैं कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना और ऐसे 50 तरह की बातें करना सीख गए अपन लोग। तो हम तो और अब नई बातें इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा, चिंता मत करो। तो आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये मेरे पास एक m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म है, ये स्मूथ हिंज है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म रॉड का जो रेजिस्टेंस है मेरे बच्चों वो आपको स्मॉल r गिवन है, आपको स्मॉल r गिवन है। आराम से सवाल सुनना, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और है बच्चों, वो अपन ने ऐसे लगा रखा है, सॉरी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपके पास R है, ठीक है। इस रॉड को हम लोगों ने ऐसे
ओमेगा नॉट की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से घुमाकर छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, और अच्छे रिजल्ट आएंगे और बिल्कुल वैसे रिजल्ट आएंगे जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बिल्कुल वैसे के वैसे आएंगे, चिंता मत करना। मैं सारे सवाल एक बार में लिख देता हूँ, फिर तुम धीरे धीरे करते रहना। ये बेटा ओमेगा नॉट से घुमा के हमने छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो mg वगैरह का तो टॉर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि mg नॉर्मल वो सब तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फोर्सेस है ना उसी को देखना, सब हो जाएगा। सवाल, एट एनी टाइम t, बेटा किसी भी टाइम t पर, ये तो t इक्वल टू 0 का डायग्राम था। पहला सवाल, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये तो हमने पहले बनाया भी है, ठीक बेटा, बनाया भी। ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, अच्छी बात है बेटा। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन रॉड, बेटा न्यूटन्स लॉ रोटेशन वाला, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा ऑन रॉड, ठीक है। तीसरा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ऑफ कोर्स एट एनी टाइम टी। ओमेगा नोट तो नहीं रहेगी, ओमेगा नोट से कम हो जाएगी, कारण आप जानते हो, लेंज लो। चौथा, करंट इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा वो निकालो। मैं पांचवा सवाल ले लेता हूं, एट एनी टाइम टी, पावर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और छठा सवाल बाद में, ये तो मैंने एट एनी टाइम टी पूछा है, छठा सवाल बाद में। चलिए बेटा करते हैं, किसी भी टाइम टी पर क्या होगा, मान लेते हैं बेटा किसी भी टाइम टी पर आपकी जो रॉड है वो चलते 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 यहाँ पहुँच गई, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो घटते घटते ओमेगा हो गई। सर घट क्यों रही है बेटा? घट इसलिए रही है क्योंकि हम जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे कारण ये ओमेगा है। इस ओमेगा के कारण ये लगातार मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा है, और ये ओमेगा ही वो कारण है जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो हमेशा कॉज को अपोज करना चाहेगा। कॉज कौन है? ओमेगा, तो उसको अपोज करना चाहेगा। तो पक्की बात है कोई ना कोई टॉर्क ऐसा लग रहा होगा जो ओमेगा के अपोजिट होगा, वो मैं देख भी लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा कम हो रहा है। अब ईएमएफ इंड्यूस वेरी इजी, रॉड का एक एंड फिक्स है, लेंथ इसकी एल है, तो ऑफ कोर्स इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा बेटा दैट विल बी, क्या फॉर्मूला था? बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। बेटा याद करना, इसकी जो रॉड की लेंथ है वो एल है, जो रेडियस है वो एल है, आर तो बेटा अपन ने किसके लिए यूज कर रखा है? रेजिस्टेंस के लिए। सर हायर पोटेंशियल किस तरफ और लोअर पोटेंशियल किस तरफ? ऑफ कोर्स बेटा तुम्हें सिखा रखा है कि रॉड के हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे वी की तरफ हाथ लेके बी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, तो ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल यहाँ पर, लोअर पोटेंशियल यहाँ पर, और ये छोटा सा रेजिस्टेंस और लगा दिया। सर ये छोटा सा रेजिस्टेंस किसके लिए? बेटा ये छोटा सा रेजिस्टेंस आपके इस रॉड के लिए, क्योंकि रॉड के पास भी रेजिस्टेंस तो था। अब करंट यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक यूं और एक यूं। हालांकि दोनों का रेजिस्टेंस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से और इधर से बटकर वापस से करंट यूं आएगा। जितना करंट जाएगा वी नो दैट उतना ही करंट वापस आएगा। बैटरी में से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस। तो I1 इधर से गया, I2 इधर से गया, तो I1 चलते 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 यूं आया, I2 चलते चलते यूं आया, वापस से दोनों मिलके आ जाएंगे। फिर इनफ। चाहूँ तो मैं सर्किट डायग्राम बना दूँ। चलिए सर्किट डायग्राम में आपको इतना नजर आ गया होगा कि सिर्फ एक बैटरी है, सिर्फ एक बैटरी है, और उसमें से करंट गया, करंट गया, जो करंट कैपिटल आर में, अरे मेरे बच्चे वही करंट स्मॉल आर में। इट मीन्स दैट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर इन सीरीज।
तो आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये बैटरी, ये एक तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और किसी भी टाइम पर करंट विल बी लाइक दिस। ये EMF वी नो इट वेरी वेल, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। कोई मुझसे पूछे सर करंट की वैल्यू क्या होगी किसी भी टाइम पर, आई नो द इक्वेशन, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ये तो EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। बेटा व्हाट्स द रेजिस्टेंस, वी नो इट वेरी वेल, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R प्लस R। वी ऑल्सो नो दैट कि दिस करंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, बल्कि हमें हल्का फुल्का पता है कि ओमेगा लगातार टाइम के साथ घटेगा, तो करंट भी लगातार टाइम के साथ घटेगा। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन काम आएगी। अप्लाई टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा ऑन रॉड। वेरी इजी, देखना जरा, ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक्सिस ने कोई ना कोई हिंज फोर्स लगाया होगा, mg ऐसे होगा, और ये जो रॉड है ये उस सर्कुलर जो रिंग है उस पर टिकी हुई है, तो कोई नॉर्मल और लग रहा होगा। वो जो नॉर्मल है और ये जो mg है ये तो सारे के सारे वर्टिकल है, और हम जानते हैं कि हिंज ऐसे है, तो जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, कोई भी फोर्स ऐसा हो जो एक्सिस के पैरेलल होता है उसका टॉर्क हमेशा जीरो आता है। मैं रिपीट करता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट आपकी रॉड रोटेट कर रही है, जो mg है वो भी इस एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो रिंग के ऊपर टिकी हुई है तो रिंग का नॉर्मल भी ऑब्वियस बात है कि वर्टिकल है, उसका टॉर्क भी जीरो। तो सर टॉर्क आएगा किसका? बड़ा टॉर्क आएगा, तार में करंट है ऐसे तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था, बड़ा क्या फॉर्मूला करता? ILB sin थीटा। करंट चलिए I मान लेता हूँ, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B। व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड? लेंथ तो इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90। तो मैग्नेटिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। अच्छा, लग किस तरफ रहा है? तो आप बोलोगे सर करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर पर लगता है L क्रॉस B की तरफ। किसकी तरफ? L क्रॉस B की तरफ। L है ऐसे, B है ऐसे। L की तरफ हाथ ले गए, B की तरफ उंगलियां कर के अंगूठा आ गया इस तरफ, तो फोर्स आ गया इस तरफ। ये फोर्स जो है यहाँ भी लग रहा है, 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 यहाँ भी लग रहा है। जब हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इस तरह से, हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को मैं कहाँ लगता हूँ मानो? तो आप कहोगे सर आपने हमें सिखा रखा है कि जब भी फोर्स इस तरह से यूनिफॉर्म हो तो उसे हम उस पूरी रॉड के सेंटर पर लगता हुआ मान सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी रॉड पर आप ये ILB फोर्स जो है वो इस तरफ लगता हुआ माने, इसकी वैल्यू होगी ILB, और इस हिंज से ये जो दूरी होगी, बड़ा दिस डिस्टेंस विल बी ऑफ कोर्स L/2। इस पॉइंट का हम नाम भी निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब भी कोई फोर्स यूनिफॉर्म हो तो आप उसे उस बॉडी के सेंटर पर लगता हुआ मान सकते हैं। ऐसा हमने रोटेशन में प्रूव भी किया था, इस बात को हमने रोटेशन में प्रूव भी किया था। ठीक है, ये फोर्स बड़ा ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, यहां अगर मैं हिंज से देखूं तो mg का टॉर्क जीरो, इस रिंग ने जो नॉर्मल लगाया उसका टॉर्क भी जीरो, हिंज फोर्स का टॉर्क वैसे जीरो, ILB का टॉर्क आएगा, और ILB का टॉर्क आएगा ओमेगा के अपोजिट। आना भी चाहिए था, लेंज लो भी ये कह रहा था कि जो भी टॉर्क आएगा वो पक्की बात है कि ओमेगा की तरफ नहीं, ओमेगा के अपोजिट होगा। ये ILB का जो टॉर्क आएगा ये ओमेगा को बढ़ाएगा नहीं, ये पक्की बात है, ओमेगा को घटाएगा। ध्यान रखना, इक्वेशन लिखते वक्त इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा कि ये जो टॉर्क लग रहा है ये ओमेगा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये ओमेगा को घटाने के लिए जिम्मेदार है। तो इस ILB का जो टॉर्क है इट विल बी लाइक दिस, टॉर्क विल बी लाइक दिस, तो ऑफ कोर्स अल्फा विल बी लाइक दिस। सर आप तो मुद्दे पे आओ, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा लिखाओ। सर बहुत देर से बकवास कर रहे हो आप। चलो बेटा लिखता हूँ, मैं सब बेटा दूँ, ठीक है। चलिए, हमने देखा कि ILB का टॉर्क है ILB, यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L/2। सो टॉर्क इज बेसिकली IB L² by 2।
एंड दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क लिखा है आपने यहां से, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहां से, इस रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, क्या था बेटा, mL²/3 इंटू अल्फा। आपका L² कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई है 3IB अपॉन 2m। बेटा चेक करना, 3IB अपॉन 2m, या फिर स्क्वायर से लिख दूँ 3B। हाँ यार, थोड़ी जगह चाहिए थी, बट इसने डायग्राम को मिटा दिया। हमने देखा कि जो रॉड थी उस पर ओमेगा इस तरफ था, और जो टॉर्क लगा था, जो फोर्स लगा था ILB, उसे हमने यहां से L/2 डिस्टेंस पर लगता हुआ मान लिया। इसका टॉर्क ऑफ कोर्स ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो अल्फा भी ऑफ कोर्स ओमेगा के अपोजिट में आएगा। ये अल्फा ऑब्वियस बात है कि लगातार ओमेगा को घटाएगा। हमने देखा टॉर्क की वैल्यू आ गई है, mg का नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं था, टॉर्क सिर्फ और सिर्फ ILB का था। ILB का टॉर्क आएगा ILB मल्टीप्लाइड विथ यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ILB इंटू L/2, एंड इट शुड बी इक्वल टू, अगर हमने टॉर्क यहां से लिखा है तो ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें यहीं से लिखना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ कोर्स यहां से mL²/3। यहां से अगर मैं देखूं तो L² आपका कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 3IB, बढ़ेगा 3IB अपॉन 2m। वहां से अगर लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज 3B, दैट इज 3B अपॉन 2m इंटू आई को मैं लिखता हूं B L² ओमेगा अपॉन 2 टाइम्स R+R। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इस रॉड का जो लगातार ओमेगा था वो घटेगा। ओमेगा अगर लगातार घटेगा तो बाकी सारे के सारे टर्म्स तो कांस्टेंट हैं, हमारा अल्फा भी लगातार टाइम के साथ घटेगा। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अगर अल्फा कांस्टेंट होता तो उस केस के अंदर तो हम ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी फॉर्मूला लगा लेते। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट ही होता तो आप कहते कि सर किसी भी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। माइनस किस लिए? क्योंकि अल्फा जो है वो ओमेगा की तरफ नहीं, ओमेगा के अपोजिट है। लेकिन ये भी गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा दूसरा सवाल सिर्फ ये था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू अल्फा लगाओ, हमने लगा दिया, हमारा दूसरा सवाल तो हो चुका। तीसरा सवाल था कि बताओ किसी भी टाइम पर ओमेगा क्या होगा, बता देंगे। ऑफ कोर्स फॉर्मूले से तो नहीं आएगा, बेसिक से आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि दिस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। टेक योर टाइम, आराम से सोचो कि मैंने माइनस क्यों लगाया। अल्फा जो है वो ओमेगा की बढ़ने की रेट है या घटने की रेट है? तो आपको सर ऑब्वियस बात है कि हमारा जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा क्लॉकवाइज है। तो अल्फा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंस्टेंट पर ओमेगा को घटाना चाहता है, और अगर ओमेगा को घटाना चाहता है तो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, बट इट शुड बी इक्वल टू माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा बहुत ही आसान है सॉल्व करना। इस ओमेगा को उठा के नीचे ले आओ, डी टी को ऊपर ले आओ, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, उनकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसे ऊपर लेके आया, मेरे पास आ गया माइनस 3b² L² अपॉन 4m R+R इंटू डी टी इज डी ओमेगा अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेट जब टाइम 0 था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, किसी भी टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी बेटा लेट से हो गई ओमेगा। एक्सट्रीमली इजी इंटीग्रेशन, बट आप इसको लिख सकते हो माइनस 3 टाइम्स b² L² अपॉन 4 टाइम्स m R+R, बड़ा dt का इंटीग्रेशन आएगा t, और इसका इंटीग्रेशन आएगा ऑफ कोर्स log ऑफ ओमेगा।
बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। इसे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लॉग ओमेगा माइनस लॉग ओमेगा नॉट, विच कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। बेटा लॉग को हटा दो और ई की पावर लगा दो। हमारा अगला आंसर आ गया कि किसी भी टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 4m आर प्लस आर। किसी भी टाइम पर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा वही होगी। सर ये एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, होनी भी चाहिए। हमें इस बात का तो आइडिया था ही ना कि ओमेगा लगातार घटेगा। ठीक है बेटा, ये आपका ओमेगा है। यही नहीं, आप तो ये भी निकाल सकते हो कि वो जो रॉड थी बेटा वो कितना एंगल चलेगी किसी भी टाइम टी पर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी को ऊपर ले जाओ और जिस भी टाइम तक आपको एंगल ट्रेवल चाहिए उस टाइम तक उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हो क्या? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं बना सकते। अगर ये ओमेगा है और ये अगर टाइम है तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और ये एंगुलर वेलोसिटी लगातार समय के साथ घटती जा रही है, एक्सपोनेंशियली घटती जा रही है। और तो और कोई मुझसे पूछ ले कि सर बताओ किसी टाइम t तक कितना एंगल चलेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के नीचे का जो एरिया है वो आपको एंगल दे देगा, या फिर इंटीग्रेशन कर दो, वो एक ही बात है। इंटीग्रेशन बोलना या फिर एरिया अंडर द कर्व बोलना एक ही बात है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ओमेगा वर्सेस टाइम। आगे चलें। मैंने आपसे आगे पूछ रहा, बताओ करंट कितना होगा सर्किट में किसी भी टाइम t पर। हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट बेटा किसकी जगह बना रखा है, वो रॉड घूम रही है, रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा रखा है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमारे पास ये है। तो उस रॉड में से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरेगा किसी भी टाइम t पर, ये निकालना हमारे लिए बायां हाथ अकेला। तो आप कहोगे सर करंट इज b ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r प्लस आर। ओमेगा हमें किसी भी टाइम पर पता है तो हम लिख सकते हैं दैट इज b ओमेगा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r प्लस आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3 टाइम्स b स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 4m r। किसी भी टाइम पर आपके सर्किट में से गुजरने वाला करंट ये है, यही करंट रॉड में से गुजर रहा है जो घूम रही है, और यही करंट ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R था उसमें से गुजर रहा है। और रॉड में से गुजरने वाला करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट तो एग्जैक्टली सेम ही है, दोनों सीरीज में ही है। ये आपका करंट है। अगर कोई मुझसे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ ले तो ये रहा करंट, ये रहा टाइम। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट की वैल्यू है b ओमेगा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r प्लस आर, और लगातार ये करंट जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। फेयर इनफ। सर्किट में कुल कितना चार्ज बहा, अगर कोई हमसे ये पूछ ले तो हम कहेंगे दिस करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी टी को ऊपर ले आएंगे, हम किसी भी टाइम टी तक बहा हुआ चार्ज भी निकाल सकते हैं। ये जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, इसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो इसका एरिया अंडर द कर्व भी आपको चार्ज दे देगा। जैसे ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको एंगल देता है, वैसे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको चार्ज दे देगा। तो आपने देखा इस बात को कि करंट भी लगातार टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है और ओमेगा भी लगातार टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे चलिएगा। मैंने फिर आपसे पूछा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा था, जो लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा रखा था, किसी भी टाइम पर उसमें पावर बताओ। तो जब हमें ये पता है कि इस रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट कितना है तो इसमें से पावर लिखना कौन सा मुश्किल काम है। आप कह सकते हो कि पावर थ्रू कैपिटल R इज ऑफ कोर्स करंट का स्क्वायर इनटू R।
हम जानते हैं कि करंट लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स पावर भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। मैंने करंट निकाल रखा है, ये रहा बेटा करंट, इसका स्क्वायर करना तो बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये बड़ा एक आर मुझे लगाना ही है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ई की पावर माइनस 3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन स्क्वायर करूंगा तो 4 नीचे 2 आ जाएगा m टाइम्स आर प्लस आर। किसी भी टाइम पर कैपिटल आर में से गुजरने वाला जो पावर है वो ये है। सर ये पावर भी लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल बेटा डिक्रीज होना ही था। अगर कोई मुझसे कैपिटल आर के थ्रू कितना पावर गुजर रहा है वो वर्सेस टाइम अगर ग्राफ पूछेगा तो मैं कहूँगा कि t इज इक्वल्स टू 0 पर, बेटा वाली टर्म तो 1 हो जाएगी। t इज इक्वल्स टू 0 पर पावर की वैल्यू है बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल की पावर 4 आर अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर। और उसके बाद ये जो पावर है ये लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी हो रहा है और इवन मोर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। करंट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ था, पावर भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पावर जो है वो करंट के मुकाबले ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। कारण आप जानते हो भाई, जितने टाइम में करंट अपनी वैल्यू का 1/4 होगा ना, उतने टाइम के अंदर तो हमारा पावर 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, है कि नहीं? तो जब करंट हाफ होगा उतने टाइम में पावर 1/4 हो जाएगा। करंट जब 1/3 होगा तो पावर तो 1/9 हो जाएगा। तो पावर भी घट तो एक्सपोनेंशियली रहा है लेकिन और रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने काफ़ी हद तक बेटा सारे के सारे सवाल कर दिए, बढ़िया किए अपन, अच्छे किए। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जितने सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूँ उनके अलावा एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। फाइंड हीट dissipated by एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कैपिटल आर में से करंट गुजर रहा है तो ऑफ कोर्स वो लगातार कोई ना कोई हीट तो बेटा डिसिपेट करेगा ही। कितनी हीट डिसिपेट करेगा एक कैपिटल आर, ये बता सोचते हैं। मान लीजिए कि कैपिटल आर ने हीट डिसिपेट की है, ही है। मन तो करता है कि ऐसे कर दूं पावर ऑफ कैपिटल आर इनटू टाइम, लेकिन आप मना कर दोगे सर ऐसे मत करो, सर ऐसे करने में आप गलती कर रहे हो क्योंकि पावर कांस्टेंट नहीं है। पावर कांस्टेंट होता तो पावर इनटू टाइम में अपनी हीट होती है। लेकिन अब तुम कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं, तो सर फिर क्या करें? थोड़ा एक काम करो तुम लोग, जो पावर आपने निकालना है ना उसको छोटे से टाइम dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे उस छोटे से टाइम इंटरवल dt के अंदर कितनी हीट डिसिपेट हुई है वो आ जाएगी। और ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर कितनी 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 हीट डिसिपेट हुई है वो सारे निकाल लो और जोड़ दो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेट। सर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊं? भाई जिस टाइम इंटरवल के अंदर भी आपको हीट डिसिपेट चाहिए वो टाइम इंटरवल लगा दो। अगर आपको मान लीजिए 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक कितनी हीट डिसिपेट हुई है तो 1 से 5 तक कर दो। मैं पूछ रहा हूं आपसे फाइंड टोटल सारी। टोटल का मतलब तो ये हो गया कि इस कैपिटल आर ने कुल मिलाकर कितनी हीट डिसिपेट की है, तो 0 से लेकर तब तक जब तक करंट है। करंट कब तक है? इन्फिनिटी तक। तो मैं कह रहा हूं बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। पावर और टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये भी बेटा आपको हीट ही देगा, और आपको टोटल हीट चाहिए तो इन्फाइनाइट टाइम तक इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना या एरिया बोलना एक ही बात है। चलो बच्चों करते हैं इंटीग्रेट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा अपना। तो दैट इज बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल की पावर 4 आर अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर -3 टाइम्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 2 टाइम्स एम आर प्लस आर इंटू डी टी।
integrate from 0 to the time till which there is current. We know that current is till time tending toward infinity. मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन है ये. दिस इज बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल की पावर 4 आर अपॉन 4 टाइम्स आर प्लस आर का होल स्क्वायर. जो टाइम का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना, थोड़ा मेरे पास आगे नीचे, -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर आ गया 2 टाइम्स एम आर प्लस आर. इंटीग्रेशन बड़ा इसका इंटीग्रेशन ये आएगा ई रेज टू पावर -3 बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन 2 टाइम्स एम आर प्लस आर. कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी. बड़ा यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है. हाँ, ये आर प्लस आर गायब, बी स्क्वायर गायब, एल की पावर बड़ा 2 बच जाएगी. ठीक है, हमारे पास बड़ा 4 से ये 2 बच जाएगा. मेरे पास आंसर आ गया, ऊपर m आ गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर आ गया, नीचे -6 टाइम्स आर प्लस आर आ गया, ऊपर आर आ गया. यहां पर क्या आ गया? ई रेज टू पावर, बेटा टी को इन्फिनिटी रखना, ई रेज टू पावर समथिंग माइनस इन्फिनिटी. ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी पहले भी सिखा चुका हूं, 0 माइनस टी को 0 रखना, ई रेज टू पावर 0 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. और इस हीट लॉस की जो वैल्यू आ गई है बड़ा मेरे पास वो आ गई है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स आर अपॉन आर प्लस आर. ये आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया. बढ़िया आंसर आया. कैपिटल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की, ये हमारा आंसर आ गया. अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं इस कैपिटल आर ने कितनी हीट डिसिपेट की है ये इस एरिया के बराबर है. मैं इसको एक स्टाइल से और लिखना चाहता हूँ, हाफ मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं. वही आंसर लिखा है, बस अलग स्टाइल से लिखा है, जानबूझ के अलग स्टाइल से लिखा है बेटा, जानबूझ के अलग स्टाइल से लिखा है. ऐसे कोई एक्स्ट्रा बात बतानी थी इसलिए बेटा अलग स्टाइल से लिखा है. हमने कितना बढ़िया सवाल किया, कितनी सारी बातें डिस्कस की, सब बढ़िया किया. अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं. देखो, कैपिटल आर कुल मिलाकर कितनी हीट डिसिपेट करेगा, मैं इस बात को डायरेक्टली भी सोच सकता था. सुनना इस बात को, हमारी जो रॉड थी जो बड़ा शुरुआत में घूमना स्टार्ट की थी, उसके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो थे नहीं, और उसका ओमेगा नॉट घटते 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 फाइनली 0 हो गया था. हमें तो पता ही था कि लेंज लो तो चाहता ही है कि किसी तरह से उसका ओमेगा नॉट घटते 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 0 हो जाए. तो उस रॉड की काइनेटिक एनर्जी लगातार समय के साथ कम हो रही है. अगर रॉड की काइनेटिक एनर्जी लगातार समय के साथ कम हो रही है तो उसने ज़रूर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया होगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ऑफ कोर्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर. आई होप बेटा आपको याद है कि कोई रॉड अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ आई अबाउट द एक्सिस इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर. और फाइनली हम जानते हैं कि वो रॉड रेस्ट पे आ गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है. हम इस बात को भी जानते हैं कि ये जो EMI का कॉन्सेप्ट है, जो फैराडेज लॉ है, ये किस बात को सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली कहता है. वो ये कहता है कि इट इज़ द वे इन विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन दिस केस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ बीन डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट. तो आप कह सकते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, ये जो हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में से हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई. तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी इक्वल टू हीट डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर प्लस हीट डिसिपेटेड बाय स्मॉल आर. लेट्स सी दिस माय क्वेश्चन नंबर 1. अब दूसरी बात, जो करंट स्मॉल आर में से है वही करंट कैपिटल आर में से है, तो इसके पावर को आप लिखोगे I² इंटू स्मॉल आर, और इसके पावर को आप लिखोगे I² इंटू कैपिटल आर.
जितने टाइम तक इसमें से हीट बहेगी उतने टाइम तक इसमें से हीट है, और पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों में जो भी हीट बहेगी, नेट जो हीट डिसिपेट होगी, हीट डिसिपेटेड बाय कैपिटल आर और हीट डिसिपेटेड बाय स्मॉल आर शुड बी, अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट तो इसमें और इसमें सेम है, पावर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो हीट भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इक्वल टू आर अपॉन आर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इस स्मॉल एच आर को यहाँ उठाओ और यहाँ रख दो, स्मॉल एच आर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एच आर बचेगा, और जैसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एच आर बचेगा उसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर वापस से यही आ जाएगा। तो हमने कितना बढ़िया से सोल्व किया, सब बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट की, अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। ये सब करने के बाद भी फाइनल नतीजा वही निकला जो फेराडे ने एग्जैक्टली कहा था कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो दो छोटी छोटी इक्वेशन बड़ा सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। इस स्मॉल मैं सोल्व कर दूँ, चलो स्मॉल एच आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एच आर को मैं लिख सकता हूँ ये ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने पर बड़ा ये क्या आ गया, कैपिटल एच आर तो कॉमन आ गया, दैट इज ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा और वही एक्सप्रेशन। और बिल्कुल हम शुरुआत से ये देखते हैं कि यार अपनी जो EMI के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हर बार क्या कर रहे हैं, वो हर बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसको लगातार क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ से क्रिएट करते हैं, जैसे इस केस में बेटा उसने काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस था वही उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में रेजिस्टेंस हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे इस बात को। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इतनी सारी मेहनत से सारी बात को बड़ा बताया भी। सीधा बोलना आसान होता है, मैंने पूरा प्रूव किया। मैं सीधा बोलता तो हो सकता है कि बच्चे कन्विंस ना होते, मैंने पूरा सोल्व किया, सारा सोल्व किया, और सारा सोल्व करने का देखो ये जो आंसर आया है वो, और एनर्जी कंजर्वेशन जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, चलिए बेटा, EMI की शीट में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आप बड़ा सेक्शन A B C D E ये सारे कर लो, A B C D E ये सारे कर लो, F भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बड़ा HCV के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 40 1 से लेकर 40 तक ट्राई कर सकते हो। ठीक है।